हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं स्पेक्ट्रम का नेक्स्ट टॉपिक, यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। भारत में यूरोपियों का आगमन। यद्यपि हम इतिहास को घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम से जोड़ते हैं, तथापि वास्तव में इतिहास अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर होने वाले बदलावों के साथ परिवर्तन और निरंतरता का एक जटिल समामेलन है। काला कालानुक्रमिक क्रम का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई एक घटना किसी एक समय में होती है। अलग-अलग स्थानों पर घटनाएं निरंतर से घटती रहती है, जिनमें लोगों के विभिन्न गुट समूह शामिल होते हैं। इतिहास के अध्ययन को कालों में विभाजित करने की प्रथा है। इस प्रकार हम इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालावधि की बात करते हैं। हालांकि यह अंतर करना सदैव आसान नहीं होता कि कब एक कालावधि का अंत हुआ और कब दूसरी की शुरुआत हुई। प्रायः आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन से जुड़ा है, लेकिन हमें सामान्यतः इतिहास में वहां तक पीछे जाने की जरूरत होगी जिसे मध्यकालीन अवधि माना जाता है। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुआ जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था। क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही भारत के ग्रीस, यूनान और रोम, इटली के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत के चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो 1254 से 1324, जिसने चीन की यात्रा की, के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन दौलत और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों तथा जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया जाता और वहां से उन्हें उन्हें स्थल मार्गों से जेनेवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र के अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहां स्वेज नहर नहीं था, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं से 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं से आपूर्ति करते रहे हैं, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देश के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। वे 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका से होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोलिकी परीक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने
खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूरब की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कट इच्छा एवं यूरोप के पुरातन व्यवस्था सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद के स्थापित होने के कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में पुर्तगाली 6ठी शताब्दी के अंत तक ग्रीस और रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापक व्यापार संबंध थे, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोपीय देशों और भारत के मध्य चले आ रहे इस निष्कपट संबंध में एक रिक्तता आ गई। आगे चलकर केवल 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इस रिक्तता को समाप्त किया गया। समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को द गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, तथापि केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को द गामा 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, तो उसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, इटली के एक राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने की हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूर्व से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी, पुर्तगाल का नाविक, ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 में बार्थोलोमेव डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंचा और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट गया, तथापि इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को द गामा भारत पहुंचा। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक और अस्त्र बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्र शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयों में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को बाहर खदेड़ देकर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्यवाही की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। व्यापार से शासन तक। वास्को द गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ब्राजील की खोजी के नेतृत्व में बार्थोलोमेव डियाज के साथ 13 जहाजों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा, लेकिन कैब्राल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्राल ने कोचिन और कन्नूर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। अक्टूबर 1502 में एक बार फिर वास्को द गामा कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुत्व हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से
अरब के व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित रखना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों विक्टोरिया पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना के वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। विक्टोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़े को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने समुद्र पारी विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरिन ने अपनी बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलाबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया और कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधाएं एवं शक्ति प्रदान की गई। नवनियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, अरमुज एवं मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादीव, कोचीन, केन्नानौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के व्यापारियों, जिनका लाभदायक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर मिस्र ने पुर्तगालियों की बढ़त को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इसे चुनौती से उबर गया। हालांकि 1508 में मिस्र और गुजरात की सेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को समुद्री युद्ध चोल का युद्ध में हराकर दीव से हटा दिया और इस युद्ध में अल्मेडा का पुत्र लोरेंको डी अल्मेडा मारा गया। फरवरी 1509 में दीव के युद्ध, जिसे द्वितीय चोल युद्ध भी कहा जाता है, में अल्मेडा ने इन दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। अल्मेडा का स्वप्न पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर पर प्रभुत्व हासिल करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कार्टेज व्यवस्था के नाम से जानी गई। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी और व्यापक रणनीति थी। अपनी मृत्यु से पूर्व वह पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की निर्णायक भूमिका रही। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। 1509 में उसने मिस्र के शासक ममलुक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर दीव पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। अलेक्जेंडर के समय के बाद यह पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह और सामरिक स्थल भी था। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण रखने के साथ ही दक्षिण के राजाओं की नीतियों का निरीक्षण भी करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि, दमन, राजौरी व दाभोल के बंदरगाह पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 में मलक्का और हरमुज, ईरान पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगु इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए।
1518 से पुर्तगालियों ने चीन के सान्चुआन द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब हम कुछ कथन देख लेते हैं जो इसमें कहे गए हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो पहला ये है जिसे डॉक्टर सतीश चंद्रा ने कहा है। 1498 3 जहाजों जिन्हें गुजराती पायलट अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित किया गया के साथ वास्को द गामा कालीकट उतरा। इसे विश्व इतिहास में सामान्य तौर पर एक नए युग का प्रारंभ समझा गया, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच संबंधों में। यद्यपि एशिया एवं यूरोप के प्राचीन समय से ही एक दूसरे से वाणिज्यिक संबंध थे, तथापि दोनों के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री संबंधों की शुरुआत न केवल एक पुराने स्वप्न ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार फोनेसियंस ने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अफ्रीका का चक्कर लगाया था। पुराने स्वप्न को पूरा होने जैसा था, अपितु इसने दोनों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि होने का पूर्व संकेत भी दिया। हालांकि यह पुर्तगालियों के उद्देश्य में से केवल एक था। पुर्तगालियों के लिए भारत का एक नया समुद्री मार्ग खुलने से मुस्लिम, अरबों और तुर्की को बड़ा धक्का लगा, जो ईसाईयत की परंपरागत शत्रु थे, और तुर्की की बढ़ती सैन्य एवं नौसैनिक शक्ति के अंतर्गत वे यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे थे। भारत के साथ प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क पूर्वी वस्तुएं, विशेष रूप से मसाले के व्यापार पर अरबों एवं तुर्की के अधिकार को विस्थापित कर देगा। वे अस्पष्टता अफ्रीका में अपने प्रसार से आशान्वित थे कि प्रेस्टर जॉन के साम्राज्य से संपर्क में सफल हो जाएंगे और मुस्लिमों पर दो तरफा हमला करने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार वाणिज्यिक एवं धार्मिक उद्देश्यों ने एक दूसरे को समर्थन प्रदान किया और उसे न्यायोचित ठहराया। वहीं दूसरा कथन फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा कहा गया है, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। यही तीसरा कथन द गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 में है, वो पढ़ लेते हैं। मुस्लिमों का अत्यंत उत्पीड़न अल्बुकर्क की नीति का एक गंभीर दोष था। यह संभवतः पूर्व में मुस्लिमों के व्यापारिक हितों की संपूर्ण समाप्ति द्वारा अपने देशवासियों के हितों को बढ़ावा देने के उसके संकल्प का परिणाम था। अपने शासन के दौरान अल्बुकर्क ने गोवा की किलेबंदी सुदृढ़ करने तथा अपने वाणिज्यिक हितों को प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम प्रयास किया। भारत में एक अस्थायी पुर्तगाली जनसंख्या को सुनिश्चित करने के लिए अल्बुकर्क ने अपने लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया। चलिए पढ़ते दूसरा, नीनो डी कुन्हा। भारत में नीनो द कुन्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, इसलिए बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहता था। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू कर दी। वार्ता की इस प्रक्रिया के दौरान 1537 में बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। नीनो दी कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के अलावा जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी-छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे-छोटे राज्यों में बिखर चुका था।
कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और ना ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाजों को नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिकों, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर पर व्यापार पर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था, का संबंध है, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता के से बराबरी नहीं कर सके। पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक खुद को सीमित करने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए, और जिसे एस्तादो दा इंडिया के नाम से जाना गया। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 में चाउल, 1532 में दीव, 1534 में साल्सेट और बेसिन, 1536 में क्रेगानोर और मंगलोर, होनावर, भटकल, कोन्नावर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमाकर इसमें से कुछ क्षेत्र में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मुसलीपट्टनम, पुलिकिट इत्यादि शहरों से वे वस्त्र आदि वस्तुएं एकत्रित कर उनका निर्यात करते थे। मलक्का, मलिना इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित सेन थोम मेलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक एशियाई व्यापार पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व बना रहा। 1506 में मसालों के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया, और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ गए। कभी-कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाजों से कई तरीके से पैसे वसूल किए जाते थे। इनमें प्रमुख थे कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें लूट लिया जाता था। समुद्रों पर पुर्तगालियों के वर्चस्व का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया, और सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा, एक प्रकार का कपड़ा, चिन्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जटामांसी बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, एक वृक्ष के गोंद को अत्यंत ज्वलनशील होती है, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किया जाता था। भारत में पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेडो प्रति वर्ष भारत भेजने का निर्णय किया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत से लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसालों के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने का कार्य से भी लाभ कमाया।
भारत में पुर्तगाली प्रशासन। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त बेडोर द फजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ों को भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा पर नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठा और पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे-धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली-जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों एवं मशीनों का संरक्षक बनाया गया, तथापि ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किए। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामता कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से उस समय मिला जब उसने 1572 में केम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की, जब एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय के बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी और उसने फादर जूलियन परेरा विकार चर्च के पुजारी, जनरल ऑफ बंगाल तथा कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को ईसाई धर्म की अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने गोवा से धर्म मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता को बुलाने का निर्णय लिया, जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक और उसके दरबारियों तथा प्रजा को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी, रोडोल्फो एक्वाविवा एवं एंटोनियो मोंसेरेट फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटे। इस प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरीज ना तो अकबर और उसके दरबारियों तथा ना ही उसकी प्रजा को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, भविष्य में जहांगीर, दोनों ने मेरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। एक तरफ अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों का उधार लेने पर विचार कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसका बेटा राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों और बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए सहायता करने हेतु
नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट के पादरियों की इस प्रकार उपेक्षा करके, जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। हालांकि धीरे-धीरे जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्नान बपतिस्मा आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी भी कार्य की स्वतंत्रता दी गई पुर्तगाली जितनी भी कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाज के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों एवं धर्मांतरित लोगों को सहायता के लिए खजाने से नकद सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और तथा अन्य संतों के पेंटिंग से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है और पादरियों के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल हो गए हैं। आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।